हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं और आप इस बात से अवगत भी होंगे कि उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है और 28 दिसंबर 2021 को उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेरीज कर रहे थे कि सर उत्तराखंड पीसीएस के लिए कुछ मटेरियल उपलब्ध कराइए और वो मटेरियल हमें मिल नहीं रहा है। तो मैं इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के समक्ष करने जा रहा हूं और इस पहली कड़ी में आज हम उत्तराखंड स्पेशल के जो इतिहास हैं उसे हम वन लाइनर के माध्यम से जानेंगे और उत्तराखंड के बारे में हम बाकी जानकारी मैप के थ्रू मेरी अगली क्लास होगी जिसमें हम मैप के थ्रू आपको बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। इसलिए आज मैंने वन लाइनर टॉपिक जो कि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में रिलेटेड है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और आप लोग इसे 1.5 के स्पीड में करके आप इसे बार बार पढ़ जाइएगा, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें फाइट करना आसान हो जाएगा और लगभग इस बार 350 पोस्ट है। तो इस नाते दोस्तों, आप अगर अदर स्टेट से भी हैं तो 150 में से अगर आप 110 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप आराम से वहाँ का प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी मैं आए दिन उत्तराखंड के लिए जो भी मटेरियल उपलब्ध होगा मैं आपको उपलब्ध कराते जाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के इतिहास को, बाकी का बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो चलिए देर न करते हो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है कि लाख गुफा, ल्वेथाप व पेटसाल आदि पूरा स्थल स्थित है तो ये अल्मोड़ा में। ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पूरा स्थल स्थित है तो चमोली में। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है तो मलारी गांव जो कि चमोली में स्थित है वहां से मिला है। अगला प्रश्न है कि किस पुरा स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं तो हुडली जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 8 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति हुई है तो बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। अगला प्रश्न है कि किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है तो फल सीमा अल्मोड़ा में। ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है तो ये कसार देवी अल्मोड़ा में स्थित है, वहां पे ये किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं तो ये कौन से स्रोत हैं? पौराणिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है तो ये ऋग्वेद में मिलता है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, एक मिनट, इसे मैं कि न यहाँ कर देता हूँ, बीच में कर देता हूँ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों कि उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं तो ये पौराणिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है तो ये ऋग्वेद से मिलता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है तो देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में ये शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है तो ये मानस खंड और केदार खंड। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार, जिसको माया क्षेत्र भी बोलते हैं, से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है तो केदारखंड जो कि गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से
कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है? तो ये मानस खंड कहा गया है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है? तो उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश कहा गया है। अगला प्रश्न है कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो हिमवंत। अगला प्रश्न है मित्रों कि गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवत व महाभारत काल में उत्तर कुरु नामों से जाना जाता था, जबकि पुराण काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो केदार खंड नाम से। अगला प्रश्न है मित्रों कि पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था? तो केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व खस मंडल आदि नामों से जाना जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी? तो अलकापुरी। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों, एक मिनट मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा गया है? तो इसको भी क्या कहा गया है? अलकापुरी कहा गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की? तो वो देवप्रयाग में किए थे। कहाँ पे किए थे मित्रों? देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए एक मिनट। अब आगे कह रहा है अगला प्रश्न कि बाणासुर की राजधानी थी? तो ज्योतिषपुर। अगला प्रश्न है मित्रों अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो तपोवन टिहरी में, टिहरीगढ़ में स्थित है, वहाँ पे इन्होंने अंतिम तपस्या लक्ष्मण जी ने अपनी की थी। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ये भृंग तुंग कहा गया है। अगला प्रश्न है मित्रों कि महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो वन पर्व में। अगला प्रश्न है मित्रों महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी? तो ये श्रीनगर थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। अगला प्रश्न है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? तो कण्वाश्रम, जो कि पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों कि जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कण्वाश्रम में हुआ था। और ये कण्वाश्रम आपको भी मैंने बताया कि ये पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी? तो ये कण्वाश्रम, जो कि पौड़ी में स्थित है, वहीं पे कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है मित्रों कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, जिन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी, इसके समय में अधिक हुआ क्या? बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा फिर क्या कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिन्हें गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कोट द्वार। अगला प्रश्न है कि पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था? तो मानसर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है? तो कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी, कुमाऊंगढ़ आदि। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? तो यह स्कंद पुराण में है। अगला प्रश्न है कि किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है? तो ब्रह्म एवं वायु पुराण में। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जनजातियों के निवास का उल्लेख है? तो ये महाभारत में। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर
में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है तो नागों के निवास की। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बिनाग या बेनीनाग अब स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो ये खसों के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माड़ा आदि जगहों से मिले हैं, क्या मिले हैं? तो शिला लेख मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुड़िंद शासकों का नाम है वे हैं आशेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है जो कि है, तो ये अशोककालीन शिलालेख है। अगला प्रश्न है कि लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है तो ये राजकुमारी ईश्वरा का है। अगला प्रश्न है कि त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है तो यह गोपेश्वर व बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? तो ये कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख मिले हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये छपेगा एग्जाम में कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये कुड़िंद शासक थे। कौन शासक थे? कुड़िंद। इसे आप एकदम रट जाइएगा। अगला प्रश्न है मित्रों कि किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो यह कालसी शिलालेख से यह पुष्ट होता है। अगला प्रश्न है कि कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघ भूति था। अगला प्रश्न है मित्रों कि पहली सती ईसा पूर्व में अमोघ भूमि की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? तो शकों का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन, अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके अधिपत्य को प्रमाणित करता है? तो शकों को। और यहीं से आप एक ये भी क्वेश्चन तैयार करिए कि अल्मोड़ा में जो सूर्य मंदिर एक है वो अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों कि शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? तो यह कुषाणों का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है मित्रों कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो कन्नौज के मौखरियों ने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है मित्रों कि मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? थी ये वर्धन वंश जो कि हर्षकालीन था, तो इसका सत्ता स्थापित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों कि हर्ष के समय वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी, उसने इस राज्य को क्या कहा? तो पोलीहिमोपुलो ब्रह्मपुर में कहा, मतलब इस नाम से इसने बोला था, पोलीहिमोपुलो। अगला प्रश्न है कि वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? तो वेनसांग ने हरिद्वार को मोयूलो कहा, जिसको हिंदी में हम मयूरपुर बोलते हैं, और उसने उसका क्षेत्रफल 20 किलोमीटर के क्षेत्र को बताया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश, दो नाम है, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। अगला प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं, जिनकी लिपि कौन सी है? तो यह कुटिला लिपि है। अगला प्रश्न है मित्रों कि 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई थी कहाँ पे? तो बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में। अगला प्रश्न है मित्रों कि कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? तो बसंत देव था। अगला प्रश्न है कि बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार
वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो खरपर-देव वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है कि खरपर-देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो निंबर वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं कार्तिकेयपुर के बाद वसंत देव के बाद खरपर देव, ये लगातार वंश क्या हो रहे हैं? सत्ता स्थापित करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निंबर किस मत का अनुयायी था? तो निंबर जो था वो शैव मत का अनुयायी था। अगला प्रश्न है मित्रों कि निंबर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो निंबर का पुत्र इष्टगढ़ देव ने। ठीक है, निंबर का पुत्र जो था इष्टगढ़ देव ने। ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों कि जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषार मर्दिनी, लकुलीश व नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? तो इष्टगढ़ देव ने कराया था इस मंदिरों का निर्माण। चलिए मित्रों, कैसा आपको लग रहा है? तो प्लीज़ अपना आप एक व्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और आप इसे फास्ट स्पीड में करके अच्छे से 2-4 बार देख लेंगे, आपको ये सारे के सारे प्रश्न रट जाएंगे। तो बाकी और जो भी टॉपिक्स होंगे मैं आगे के वीडियो में आपको देता जाऊंगा। बाकी मैप के द्वारा भी उत्तराखंड को मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या करा कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया? तो यह इष्टगढ़ पुत्र ललित सूर देव को बताया गया। अगला प्रश्न है मित्रों कि बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था? बैजनाथ ने मंदिरों का निर्माण कराया था कहाँ पे? तो ललित सूर देव पुत्र भूदेव ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो ये संस्कृत थी। अगला प्रश्न है मित्रों कि आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था? तो ये कार्तिकेयपुर शासकों के काल में आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे। अगला प्रश्न है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था कहाँ पे? केदारनाथ में। अगला प्रश्न है मित्रों कि कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 के आसपास चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो सोमचंद्र के। अगला प्रश्न है कि चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? तो चौथे शासक इंद्रचंद्र ने शुरू कराया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया? तो चौथे शासक इंद्रचंद ने कराया था। अगला प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी कहाँ रही? तो यह चंपावत में रही थी। 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो यह बलदेव या बालो कल्याण चंद ने बनाई थी। अगला प्रश्न है कि कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही जो कि स्थित है? तो यह अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ की उपाधि प्राप्त की? तो ज्ञानचंद्र ने। अगला प्रश्न है कि मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो ज्ञानचंद्र को। अगला प्रश्न है कि नेपाली चल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता को कुमाऊं को मुक्त कराया? तो भारती चंद ने। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े विशेष प्रसिद्ध हैं? तो ये भारती चंद के। अगला प्रश्न है कि किस चंद राजा को कुमाऊं का मुहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद्र को। अगला प्रश्न है कि अकबर का समकालीन चंद्र राजा था? तो ये रुद्रचंद्र, जो कि 1565 से 1597 तक गद्दी पर बैठता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया? तो रुद्रचंद्र ने। अगला प्रश्न है कि चंद राजाओं का राज चिन्ह था? तो ये क्या था? गाय था। चलिए आगे चलते हैं हम।
अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि चंद और मुगलों में संबंध होने की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह शाहनामा और जहांगीरनामा से मिलती है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है मित्रों कि चंद वंश का अंतिम शासक था? तो महेंद्र चंद था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो रुद्रचंद्र ने कराया था। अगला प्रश्न है मित्रों वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया था? तो रुद्रचंद्र ने। तो रुद्रपुर को आप याद रखिएगा किसने बसाया था? रुद्रपुर से रुद्रचंद्र। अगला प्रश्न है मित्रों कि चंद राजाओं के समय सिक्का टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र था? तो कौन था? अल्मोड़ा था। अगला प्रश्न है मित्रों कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई चंद राजाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले जिसको फोर्ट मेरा भी बोला जाता था का निर्माण किसने कराया था? तो कल्याण चंद ने कराया था। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था? तो राजा भीष्मचंद्र ने। अगला प्रश्न है मित्रों कि बाणासुर किला स्थित है? तो यह बाणासुर किला चंपावत के लोहाघाट व देवीधुरा मार्ग पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बड़हाड़ा, लुहाब, देशाली, कुंडारा, धौना, रतन, नागपुर, कोल्ली, रवाड़, फल्याण, बांगर, कुईल, सील, कुजड़ी, भरपूर, नाला, उप्पू, मौल्या, रैका, मुंगरा, शांकरी, रामी, बिराल्ट, राणी, श्रीगुरु, एरासू, इडीसा, लंगूर, बाग, गढ़कोट, गढ़तांग, बनगढ़, भररदार, चौंदकोट, नयाल, कांडा, शावली, बदलपुर, लोद, लोदन, भवना, डोडरावारा, चंपा, जौलपुर, देवल, जौंट, गुजडू व संगोला आदि थे। तो ये गढ़वाल के 52 गढ़ थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों, इसे आप लिख करके बार बार बस पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा क्योंकि इस गढ़वाल के 52 गढ़ों में से नाम पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चांदपुरगढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी जो कि थी कहाँ की थी? गुर्जर देश का। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक रहा और इस बीच कुल कितने शासक हुए? 60 शासक हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे लंबा शासनकाल चला था गढ़वाल में परमार वंश का, और कब से कब तक? 688 से 1949 तक। और इसके बीच सोचिए मित्रों कि 60 शासक ने अपना पद संभाला था, एक के बाद एक। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़पतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की 37वें परमार शासक अजय पाल ने। अगला प्रश्न है कि परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की? तो अजय पाल जी ने। अगला प्रश्न है कि अजय पाल किस पंथ के अनुयायी थे? तो यह गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। याद रखिएगा मित्रों, जिसको नाथ पंथ बोला जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है परमार नरेश अजय पाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? तो देवलगढ़ में। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे? तो 42वें परमार शासक सहजपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप एकदम रट जाइएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नामांत में शाह की उपाधि परंपरा शुरू हुई? तो 43वें परमार शासक बलभद्र शाह से। ठीक है, शाह की उपाधि प्रारंभ होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं मित्रों, किस सर्वप्रथम किस ये तो पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह उपाधि लगी है? तो 38वें शासक कल्याण शाह के। तो याद रखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न है कि राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वह रचना जो कई खंडों में है? तो शाभाषा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका पृथ्वीपति शाह की महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वा कर उनके नाक कटवा दिए थे? तो ये शाहजहां के। मित्रों देखिए, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा
कि काफ़ी लेंदी है, कैसे पढ़ें, लेकिन मित्रों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से फास्ट स्पीड करके 2 बार अच्छे से पूरा वीडियो देख लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कम से कम समय में इस पूरे वीडियो को कंप्लीट करूँ, और इस पूरे वीडियो में, इस एक ही वीडियो में आप पूरा उत्तराखंड के इतिहास को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महारानी कर्णावती को जाना जाता है तो नाक काटने वाली रानी के नाम से। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था तो रानी कर्णावती ने कराया था। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया तो पृथ्वीपति शाह ने दिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस परमार शासक की उपाधि गर्व भंजक थी तो ये महीपत शाह की। अगला प्रश्न है कि किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे तो फतेह शाह में। याद रखिएगा मित्रों, जो कि गढ़वाल के परमार शासक थे, अभी आपने पीछे पढ़ा था, और उसमें लगभग 60 शासक हुए, उसके एक शासक जो था फतेह शाह, उसके दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ये हो जाता है क्योंकि अकबर में भी नवरत्न थे और उसमें भी नवरत्न होते हैं। तो कौन था? फतेह शाह था, जो नवरत्न इसके दरबार में होते थे। गढ़वाल पर गोरखा का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे क्या हुए? पराजित हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोरखा को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली थी? तो यह अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में विजय मिली थी। अगला प्रश्न है मित्रों कि गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए? तो यह 14 मई 1804 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जॉन लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखा के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित कराया? तो सुदर्शन शाह ने। अगला प्रश्न है कि गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो पूर्वी आधा भाग जो गढ़वाल का था वो अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से चालाकी से लूट लिया था। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों कि आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की कहाँ पे? टिहरी में 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखा से जूत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? तो ये संगोली की संधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसे आप रट जाइएगा। अंग्रेजों और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच में यह संधि होती है। कौन सी संधि? संगोली की संधि होती है। अगला प्रश्न है मित्रों कि वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों ने के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 1816 में संधि स्वीकार कर ली? तो नेपाल की गोरखा सरकार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखा का अत्याचारपूर्ण शासन क्रमशः रहा था तो 25 वर्ष तक रहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तरी पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया। इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया किसको? कर्नल गार्डनर को, मई 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मित्रों कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया तो कब बनाया गया? 1902 में। तो मित्रों यहाँ तक हम कंप्लीट किए। चलिए हम अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कि राज्य में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसे हम देखेंगे, जो भी वन लाइनर हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव
चंपावत के बिशुंग गांव के कालू सिंह महरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान, तो ये याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। उस समय उत्तराखंड से कौन था तो ये पूछ सकता है। ठीक है, कौन थे तो बिशुंग गांव के कालू सिंह महरा। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई तो 1870 में। अगला प्रश्न है राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ 1871 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था। उनमें से एक थे ज्वाला दत्त जोशी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड से 2 लोग भाग लेते हैं, तो इस नाते ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसमें? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में। तो कौन थे उसमें से? एक ज्वाला दत्त जोशी शामिल थे। अगला प्रश्न है मित्रों की राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि राज्य में वन नीति का विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला 1911 से 1917 के मध्य। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मित्रों कि तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था तो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीवी व हेमचंद आदि ने। जब मित्रों तिलक व एनी बेसेंट ने एक एक करके होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, होम रूल लीग, तो हर कई स्टेटों में भी इससे लोग प्रभावित होकर इसे चलाए थे। तो ऐसे ही उत्तराखंड में इसे चलाया गया होम रूल लीग को, और उसमें चलाने का श्रेय किसको जाता है? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और वह हेमचंद को। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री से कोरिलेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी के एक पार्ट हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की 1916 में। आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ठीक उसके 1 साल बाद 1916 में गांधी जी कहाँ जाते हैं? देहरादून की यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्री दत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ तो कुमाऊं परिषद गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब कि वकील को बोलते थे, तो गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदीलाल तथा अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल जी ने। अगला प्रश्न है कि जनगणना 1921 में बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कूली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कूली बेगार प्रथा की अंत की? तो सरयू नदी में। तो आप याद रखिएगा कि कूली बेगार प्रथा की अंत किस नदी में बहा करके की गई थी उस रजिस्टर को? तो सरयू नदी में। और कौन कौन इसमें शामिल था मेन में? तो बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल, और बाकी 40,000 स्वतंत्रता संग्रामी थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशनी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं की थी तो 14 जून से 2 जुलाई तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय का मतलब 12 दिन के लिए प्रवास किए और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो याद रखिएगा कौशानी, जो कि बागेश्वर में स्थित है।
और यहाँ कितने दिन रुके थे, तो 12 दिन तक वो रुके थे। अगला प्रश्न है मित्रों कि कौशानी को गांधी जी ने कहा था तो भारत का स्विट्जरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा, गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी व गोरखवीर खड़क बहादुर शामिल थे। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पेशावर कांड। अगला प्रश्न है कि चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटने पड़े, तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि दिया था किसने, तो महात्मा गांधी ने। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसे आप रट जाइएगा। अगला प्रश्न है कि 1930 के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे, कौन थे, भवानी सिंह। किसमें, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड के मुख्य कौन थे, भवानी सिंह थे। अगला प्रश्न है कि चनौदा जो कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की किसने किया था, तो शांतिलाल त्रिवेदी ने। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा था, कुमाऊं का बारदोली। बारदोली सत्याग्रह चला था ना, तो वैसे कुमाऊं का बारदोली से बोला गया था। ठीक है मित्रों, चलिए हम आगे चलते हैं कि खुमाड़ कि प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। या तो आपको खुमाड़ दे देगा या तो सल्ट क्षेत्र दे देगा और पूछेगा शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष इसका कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया, तो विश्वनी शाह देवी। अगला प्रश्न है कि 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था, तो कुंती वर्मा को। अगला प्रश्न है कि 1941 में गांधी जी ने अपना ब्रिटिश शिष्या सरला बहन, जिसको हाइलामन भी बोलते थे, को कसौनी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया तो लक्ष्मी आश्रम। किसने स्थापित किया था लक्ष्मी आश्रम, गांधी जी की ब्रिटिश शिष्या सरला बहन ने आश्रम को स्थापित किया था। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी 2 बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया, तो ये कमला व बसंती थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में क्या स्थापित किया, तो पशु लोक स्थापित किया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व के शुरू किया गया, तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद और संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 में कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया, तो शक्ति पत्रिका। और आपसे पूछेगा कि अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ, तो मार्च 1918 ईस्वी आप टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों कि देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिराज दत्त नथौनी के संपादकत्व में शुरू हुआ तो गढ़वाली मासिका पत्र शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है मित्रों कि भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडोन जो कि पौड़ी में स्थित है से प्रकाशन शुरू हुआ, तो कर्म भूमि का प्रकाशन शुरू हुआ था। कहाँ से, लैंसडोन जो कि पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ युगवाणी का।
अगला प्रश्न है कि कूली बेगार प्रणाली का अंत हुआ तो 13 से 14 जनवरी 1921 को। अगला प्रश्न है मित्रों कि टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा कि टिहरी राज्य आंदोलन की मांग क्या थी, तो प्रजातंत्रात्मक शासन की। अगला प्रश्न है कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो देव सुमन नेताजी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 में। अगला प्रश्न है मित्रों कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान शकलाना विद्रोह और कीर्तनगर आंदोलन हुए क्रमशः 1947 और 1948 में। अगला प्रश्न है कि टिहरी का भारत में विलय हुआ 1949 ईस्वी में। तो टिहरी भारत में कब मिला? 1949 में। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया था, तो 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। देखिए अभी आपने देखा कि टिहरी भारत में कब शामिल हुआ, कब विलय हुआ, तो 1949 में। और टिहरी को उत्तर प्रदेश में कब जिले के रूप में कब शामिल किया गया, 1 अगस्त 1949 को। आपको पता होगा दोस्तों कि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया है। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि डोला पाली की आंदोलन संबंधित था, तो यह शिल्पकारों से जो कि दलित शिल्पकार हुआ करते थे, उन दलित शिल्पकार जो होते थे उनसे संबंधित था डोला पालकी आंदोलन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, तो हरि प्रसाद टमटा जी ने किया था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि अल्मोड़ा में मुंशी हरि प्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत जून 1934 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की गई, लेकिन 1935 से 15 वर्षों तक इसका संपादन मुंशी हरि प्रसाद की भांजी ने किया, जिनका नाम था लक्ष्मी देवी टमटा। तो याद रखिएगा, दलितों के लिए, दलित उत्थान के लिए समता नामक पत्रिका जारी की गई थी। पत्र जारी किया गया था हरि प्रसाद टमटा जी के द्वारा, और इनके बाद 15 वर्षों तक इनकी भांजी लक्ष्मी देवी टमटा इस पत्र को जारी करती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि कनकटा बैल आंदोलन था, तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ था, कनकटा बैल आंदोलन। अगला प्रश्न है मित्रों कि कोंटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। तो कोंटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? भूमिहीनों को भूमि वितरण करने से संबंधित था। अगला प्रश्न है मित्रों कि राज्य के शराब विरोधी आंदोलनों में अग्रणी भूमिका रही थी, तो महिलाओं को शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था, तो नशा नहीं रोजगार दो। मतलब कि शराब विरोधी आंदोलनों में नारा क्या था कि नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद विश्वविद्यालय की मांग हुई और आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, तो 1973 ईस्वी में। चलिए अब अगला हम देखते हैं राज्य के जो निर्माण आंदोलन हुए थे, जैसे कि जो ये राज्य बना उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके लिए क्या क्या आंदोलन हुए, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बने हैं उसको हम देखते हैं। तो अगला पहला प्रश्न कह रहा है उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई, कब उठाई गई थी? 1938 में। 1938 में ही आवाज़ उठाई गई, सन 2000 में जाकर के ये अलग राज्य बना था उत्तर प्रदेश से कट करके। अगला प्रश्न है कि 1938 में देव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़देश सेवा संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में हो गया हिमालय सेवा संघ। अगला प्रश्न, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया 1950 में। अगला प्रश्न है मित्रों कि 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया 1973 में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा।
अगला प्रश्न है कि 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया दिल्ली चलो का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सदस्यों ने संसद के घेराव का प्रयास किया 1978 ईस्वी में, जब दिल्ली चलो का बात इन्होंने कहा था। 8 पर्वतीय अगला प्रश्न है कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मंसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ 25 जुलाई 1979 को। अगला प्रश्न है मित्रों कि उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो त्रिवेंद्र पवार ने। अगला प्रश्न है कि भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1988 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया, कब? 1989 में। अगला प्रश्न है कि 1990 के उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा? तो जसवंत सिंह बिष्ट ने इसे रखा था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों कि पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? तो ये भाजपा ने शामिल किया, जो कि वर्तमान समय में भी भाजपा की ही सरकार है, यही भाजपा। अगला प्रश्न है मित्रों कि वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में गठित किया गया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रट जाइएगा। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा किसने स्थापित किया, गठित किया? वामपंथी लोगों ने। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1992 में उक्रांद ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया। इस दस्तावेज को क्या कहा गया? उक्रांद का पहला ब्लू प्रिंट कहा गया। अगला प्रश्न है कि 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम रखा चंद्र नगर। अगला प्रश्न है कि 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी कौशिक समिति की। तो याद रखिएगा, पहले उत्तर प्रदेश का ये पार्ट था, तो उस समय 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, सपा की सरकार, और उस समय इसकी संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए इन्होंने क्या गठित किया था? कौशिक समिति की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस समिति का गठन हुआ था? कौशिक समिति की। अगला प्रश्न है कि कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की? तो यह गैरसैंण में राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। किसने? कौशिक समिति ने। अगला प्रश्न है कि जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बोडानी, जो कि उत्तराखंड के गांधी कहे जाते थे, ने किया था, क्या किया था? तो आमरण अनशन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि उत्तराखंड के गांधी किसे कहा जाता था? तो इंद्रमणि बोडानी को। अगला प्रश्न है कि 1 सितंबर 1994 के खमीटा गोलीकांड को, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है, तो एक काला दिवस के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है मित्रों। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाले रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिरोहे मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटनाक्रम को क्या कहा गया? तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश। तो याद रखिएगा, क्रूर शासक की क्रूर साजिश। अगला प्रश्न है कि लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो HD देवगौड़ा, जो कि 1996 में ये प्रधानमंत्री के रूप में थे, और उसी समय 15 अगस्त 1996 को इन्होंने ये घोषणा की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की? तो HD देवगौड़ा जी ने किया था। कब किया था? 15/8/1996 को।
अगला प्रश्न है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा तथा 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त को अपनी मंजूरी दी और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। दिसंबर 2006 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। मतलब कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल नाम से इसको अलग किया गया और बाद में 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। और सबसे पहले उत्तराखंड के गठन की घोषणा किसने की थी, तो HD देवगौड़ा जी ने की थी, जो कि प्रधानमंत्री थे। 1996 में किया था। और इस पे मंजूरी किसने दी थी, किस राष्ट्रपति ने उस समय के, तो KR नारायणन ने। ठीक ना, KR नारायणन ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है कि 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू कराया। मतलब विधानसभा की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है कि आगे कि उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर व महाराष्ट्र में भी दो दो विधानसभा भवन है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में क्या है, दो दो विधानसभा भवन है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम ये टॉपिक है कि राज्य प्राप्ति में जो आंदोलन में जो अलग राज्य बनाने की मांग में जो आंदोलन हुए, उसमें जो शहीद हुए, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों कि जीत बहादुर कुरंग शहीद हुए, तो यह 1994 को पौड़ी में शहीद हुए थे। डेट से आप उतना न कन्फ्यूज होइए, डेट को छोड़ते जाइए। अगला प्रश्न है कि धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह शिरोल, भुवन सिंह प्रताप सिंह, सलीम अहमद शहीद हुए, तो ये 1994 में ही खमीटा में। अगला प्रश्न है कि धनपत सिंह, मदन मोहन मामगई, बलबीर सिंह नेगी, जेठू सिंह उर्फ गुड्डू, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई बेलमती चौहान, पुलिस उपाधीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी शहीद हुए, तो ये भी 1994 में कहाँ शहीद हुए, मसूरी में हुए। तो आपको 2-4 नाम दे देगा, पूछेगा कहाँ मसूरी से इसमें से किस शहीद का नाम है, तो आपको चुनना रहेगा। अगला प्रश्न है कि रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थापलियाल, राजेश लखेड़ा व अशोक कुमार कोशिव शहीद हुए, तो ये 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में। अगला प्रश्न है कि राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवाड़ व जयानंद बहुगुणा शहीद हुए, तो ये भी 1994 में देहरादून में हुए थे। अगला है कि पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी शहीद हुए, तो 1994 में ही कोटद्वार में ये शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है कि प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए, तो 1994 में ही नैनीताल में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है मित्रों कि यशोधर बैजवाल ने व राजेश रावत शहीद हुए, तो 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में। तो मित्रों यहीं पे हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। और आज मेरा पहला ये वीडियो था उत्तराखंड स्पेशल से, और मैं आपको उत्तराखंड PCS के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा। आज मैं बस एक कहते हैं ना कि शुरुआत किया हूँ, 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड का इतिहास था उससे। तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। बाकी आप टेंशन न लीजिए, मैं उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य को मैप के द्वारा आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा, और काफ़ी डीप से आपको उसके 13 जिलों के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। पहले इस वीडियो में पूरा आपका ऐतिहासिक जो भी विवरण था उत्तराखंड से रिलेटेड, वो सब कंप्लीट हो गया। चाहे वो प्राचीन से हो, चाहे वो मध्यकाल से हो, चाहे वो आधुनिक से हो, चाहे वो उत्तराखंड राज्य को बनाने की मांग का आंदोलन हो। ऐसे ही मैं कल हो सके तो इसके भौगोलिक पार्ट्स को आपको यहाँ पे दे दूंगा, और धीरे धीरे आपको पूरा उत्तराखंड के लिए मटेरियल मैं उपलब्ध करा दूंगा। आपको बस एक ही काम करना है कि 1.5 की स्पीड में जाके, क्योंकि मेरी स्पीड में आवाज़ बहुत स्लो है, आप 1.5 में 2 बार 3 बार एक वीडियो को देख लीजिए, आपको वीडियो रट जाएगा। और दोस्तों
आप बार बार जितना पढ़ेंगे उतना इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आता है और आपको रिपीटेड भी होते हैं क्वेश्चन, आपको आसानी से प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओके, नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।